नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रीट 2017 में हुआ पेपर, जिसमें मैं L2 के साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चनों को हल कराऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है 26 सितंबर को परीक्षा होनी है और मात्र 1 महीना रह चुका है पेपर में। तो ऐसे समय पर मेरी सलाह है आप सभी को, जो भी रीट का पेपर देना है, जितने ज़्यादा हो सकें आप मॉडल पेपर या पुराने ईयर के पेपर सॉल्व करें, क्योंकि ये समय नहीं है आपको तैयारी करने का। आपको तो इस समय पर जितने ज़्यादा पेपर हो सकें उतने पेपर आपको करने हैं। और रही बात पुराने पेपरों की, तो पुराने पेपर से करीब ये मान लीजिए आपके 20% क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते समय एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। ऑप्शन है योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, या चौथा शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। शिक्षक से कभी भी ये आशा नहीं की जाती है कि वह बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ दे, यानी कि उन्हें स्वयं अध्ययन के लिए छोड़ दे, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी रुचि असमान होती है, यानी कि समान नहीं होती। प्रत्येक शिक्षार्थी विशिष्ट होता है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, क्षमता व रुचियों में समान नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक आयु तथा मानसिक आयु 9 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। ऑप्शन है उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत या प्रतिभावन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा औसत। बुद्धि लब्धि को निकालने के लिए एक सूत्र होता है। सूत्र है मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। ये होता है, यहाँ पर जो मानसिक आयु है वह भी 9 है और कालानुक्रमिक आयु जो है वह भी 9 है। इस 9 से 9 ये कट जाएगा तो आपका आएगा 100, यानी कि बुद्धि लब्धि क्या रहेगी आपकी 100 रहेगी। तो जो 100 रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं 90 से लेकर 109 तक जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है वह औसत वर्ग में आते हैं, आपके औसत वर्ग में आते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्वालीनता के लक्षण हैं। ऑप्शन है कमज़ोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमज़ोर सपनस, या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक युंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकारों का वर्णन किया है। वह हैं अंतर्मुखी, बाह्यमुखी एवं उभयमुखी। व्यक्तित्व के इन प्रकारों की विशेषताएं, क्षमताएं एवं योग्यताएं आदि सभी भिन्न भिन्न होती हैं, जिसमें अंतर्मुखी व्यक्तियों में स्वालीनता की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। ये प्राय कम बोलने वाले, इनमें कमज़ोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार एवं कमज़ोर संप्रेषण आदि के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसी कारण इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है विकास, वृद्धि, संतुलन या परिपक्वता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वृद्धि। एक संतुलित व्यक्ति के लिए वृद्धि एवं विकास अनिवार्य है। वृद्धि से तात्पर्य है बच्चे की आयु के साथ साथ होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन, जैसे आकार, लंबाई, भार आदि का बढ़ जाना। जबकि विकास में तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन, जैसे कि कार्यकुशलता, व्यवहार आदि का होने वाले अपेक्षित परिवर्तन। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन है लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सामान्यतः 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है।
प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं तथा शारीरिक विकास तेज़ी से होता है। यह विकास की अत्यंत जटिल अवस्था होती है, इसलिए इस अवस्था में माता पिता व शिक्षक को बालक पर विशेष ध्यान रखना होता है। इनके विकास हेतु उचित वातावरण, आवश्यकता अनुसार परामर्श, मार्गदर्शन और लैंगिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रियात्मक सोच से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है, क्रियात्मक सोच सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, यह त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर केंद्रित होता है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे कि उद्देश्य प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रियात्मक सोच सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। क्रियात्मक सोच त्वरित चिंताजनक समस्या पर केंद्रित व्यवहारिक समस्या के समाधान में सहायक है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया जैसे कि उद्देश्य प्रणाली, खुला परिवर्तन आदि रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, किंतु क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायक नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है, बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। और चौथा है, जहाँ तक हो सके शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत एवं संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को यदि एक शिक्षक कक्षा में लागू करता है तो वह बच्चे को तैयार कर सीखने के लिए प्रेरित करेगा, उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य कराएगा एवं पुरस्कार का प्रयोग करेगा, लेकिन यह बच्चों को नई चीज़ें सीखने के लिए खोज विधि के लिए उन्मुख नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के दृष्टिकोण में अंतर करने में अयोग्यता को दर्शाता है। ऑप्शन है, केंद्रस्थ, दूसरा है आत्म केंद्रस्थ, तीसरा है जड़ात्मवाद, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आत्म केंद्रस्थ। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है तो इसे हीन भावना कहते हैं। यह तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? ऑप्शन है, कार्ल गुस्ताव युंग ने, सरामंड फ्रायर ने, या कैरन हार्नी ने, या अल्फ्रेड एडलर ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अल्फ्रेड एडलर ने। अल्फ्रेड एडलर के अनुसार जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता अपकर्ष को ज़्यादा बल देने पर लगता है तो उसे हीन भावना कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर वेंटुरा तथा वॉल्टर ने बल दिया है। ऑप्शन है, पुरस्कार तथा दंड, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, तीसरा है स्वयं वास्तविकरण, या चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? ऑप्शन है, एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, तीसरा है विद्यालय के लिए नियमित बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, चौथा है प्रत्येक बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। यह जो भी है अधिनियम का सिद्धांत नहीं है, शिक्षा के अधिनियम का शिक्षा अधिकार में नहीं आता है। ठीक, किसी भी शिक्षक को ट्यूशन में व्यस्त नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तृप्त इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन को सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? ऑप्शन है परायम, अहम तथा परायम दोनों, इन्नम या अहम। इसका सही उत्तर हो जाएगा अयम तथा परायम दोनों, अहम तथा परायम दोनों। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तथा व्यक्ति के मानस को 3 भाग इड, ईगो तथा सुपर ईगो में विभाजित किया है। यह सिद्धांत की व्यक्तिगत बनावट के अनुसार इड मूलभूत इच्छा के उठने के साथ साथ तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपने इच्छुक चीज़ें कार्य या लाभ में बदल सकता है? ऑप्शन है टोकन इकोनॉमी, दूसरा है गठन करना, तीसरा है विलोपन, चौथा है अप्रकट संवेदीकरण। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसके बाद वह अपनी इच्छा अनुसार चीज़ें कार्यों को लाभ में बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत सी विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है। वह इसके साथ साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? ऑप्शन है पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, दूसरा है वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, तीसरा पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। अगला क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक हैं? ऑप्शन है श्रवण बाधिता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैशव स्वाधीनता या अधिगम अक्षमता। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शैशव स्वाधीनता। शैशव स्वाधीनता बच्चों में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण की कमी है तथा ऐसे में बच्चा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। जबकि श्रवण बाधिता सुनने में असमर्थता, अधिगम क्षमता यानी अधिगम में समस्या, सीखने में समस्या एवं शैक्षिक पिछड़ापन यानी कि शिक्षा की स्थिति के निम्न स्तर को दर्शाती है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें स्वयं को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन है एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा है डेलीरियस ट्रेमेंस, तीसरा है स्वैलीनता या चौथा है डाउन सिंड्रोम। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा किशोरावस्था की ऐसी आदत है जिसमें स्वयं को भूखा रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? ऑप्शन है ऑप्टिक एट्रोफी, दूसरा है एस्टिग्मेटिज्म, तीसरा है हाइपरोपिया या चौथा है रिफ्रैक्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाइपरोपिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। पास की नज़र कम होना यानी कि यह हाइपोपिया के लक्षण होते हैं। ये वयस्कों में होने वाली एक सामान्य बीमारी है। इसमें व्यक्ति के पास की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा है गार्डिनर, तीसरा है कॉलर, चौथा है हल तथा टोलमैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 थॉर्नडाइक। सीखने का जो व्यवहारिक सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रम विकलांगता के पुनर्वास के क्षेत्र में भारत का क्रियान्वयन करता है?
ऑप्शन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, दूसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय, तीसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, चौथा है भारतीय पुनर्वास परिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारतीय पुनर्वास परिषद। ठीक, भारतीय पुनर्वास परिषद प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलता पुनर्वास के क्षेत्र में क्रियान्वयन करती है। यह परिषद पाठ्यक्रमों के मानवीकरण, विकलांगों के हेतु शिक्षा की व्यवस्था तथा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यावसायिकों एवं कार्मिकों को केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकृत करने से संबंधित कार्य करती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? ऑप्शन है साकार संचालन, पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संचालन। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन चरण में एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। क्या कहा है? तो अंतर्ज्ञान कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिकांश बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस आयु में बोलते हैं? अधिकांश बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस आयु में बोलते हैं? ऑप्शन है 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में या 10 से 13 महीने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 10 से 13 महीने में। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास माना जाता है। अधिकांश बच्चे 10 से 13 महीने में प्रथम सार्थक शब्द तथा 3 वर्ष की अवस्था में कुछ छोटे मोटे वाक्य जो बोलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुविधि सिद्धांत के जनक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शन है वाइगोत्स्की, बूनर, अल्फ्रेड बेने या गार्नर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गार्नर। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1983 में किया गया था। इसमें 8 प्रकार की बुद्धि, भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानीय, शारीरिक, गणित तथा संगीत आदि का वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर आधारित बल दिया? ऑप्शन है वाइगोत्स्की, पियाजे, डीबी तथा कोलबर्ग। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाइगोत्स्की। लेवित्स्की प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक हैं। ये सामाजिक रचनावाद दर्शन तथा समाजशास्त्र सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इनका मानना है कि सामाजिक संपर्क बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? ऑप्शन है बड़े प्रिंट की पुस्तकें, विशाल कंप्यूटरकृत पुस्तकें, तीसरा है बाड़ी संश्लेषक, चौथा है पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी विशाल तक कंप्यूटरकृत पुस्तकें। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए बड़े प्रिंट की पुस्तकें, बाड़ी संश्लेषण तथा पाठ्य पुस्तक का अनुरूप आदि उपयोगी शिक्षण सामग्री है, जबकि विशाल कंप्यूटरकृत पुस्तकें का प्रयोग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण में विकृति की माप की जाती है हर्ट्ज में, डेसिबल में, वॉट में या पाउंड में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डेसिबल में। श्रवण में विकृति की माप डेसिबल में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चरण कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म चरण कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन है चलना, कूदना, दौड़ना या लिखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लिखना। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? जीरोम ब्रूनर को, जीन पियाजे को, जेपी गिलफोर्ड को या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट
स्टर्न वर्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनें। ऑप्शन है 27 से 89, 30 से 50, 50 से 70 या 50 से नीचे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 से 90। 70 से 90 शिक्षणीय वर्ग को चुने हुए IQ स्तर होता है। बुद्धिलब्धि स्तर के अनुसार शिक्षणीय वर्ग से अभिप्राय उस बुद्धिलब्धि वाले बच्चों से है जिन्हें एक सामान्य अध्यापक द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। अगला अंतिम क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की इकाई है। ऑप्शन है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन या युग्मज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जीन। आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? जीन कहलाती है, ये जीन होती है। ठीक, आनुवंशिकता की इकाई जीन होती है। जीन गुणसूत्रों पर स्थित एक DNA की बनी अति सूक्ष्म संरचना होती है जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण कर उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने इसके साथ ही और भी 2017 की हिंदी की वीडियो डाल रखी है और इसके साथ साथ हमने पर्यावरण अध्ययन की भी वीडियो डाल रखी है, सामाजिक विज्ञान की भी डाल रखी है। L1 व L2 दोनों के पेपर डाले जा रहे हैं, जो चाहे जैसे आप कर सकते हैं और अपने नंबर अच्छे कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, चलते हैं। इसी के साथ गुड बाय।